दोस्तों मैं अपने आप को मोदी जी का केवल फैन नहीं मानता, मैं उनका भक्त हूँ। भक्त। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, देव मानुस निकला। मैंने पहले भी उनके बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन जब जेल गया तो मैंने उनकी जीवनी कई बार पढ़ी। उनका जीवन पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। जितना संघर्ष उन्होंने किया ना, मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में इतना संघर्ष करके, और एक मामूली सा आदमी कहाँ पहुँच गया, कितनी ऊंचाइयों पे पहुँच गया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? मोदी जी, आज आप लाल किले की प्राचीर से 75 मिनट तक बोले जब आपने राष्ट्र को संबोधित किया। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता? अरे नहीं रे गाली वाली मैडम, आखिर छात्र कहाँ से नक्सलवादी होंगे? हमारे मोदी जी ने लाल किला से एक तीर फेंका था, लेकिन तुम लोग अपने अपने हिसाब से उठाकर डाल लिए। असली वाले दिमागी नक्सल की जो परिभाषा है ना, वो तो हमारी भारतीय सेना बता ही देती है। आइए सुनवा भी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते। सुन लिया ना गाली वाली मैडम, आखिर दिमागी नक्सलवादी कैसे होते हैं और क्या क्या कारनामे करते हैं। और यदि रियलिटी में देखना है, साक्षात में देखना है, तो वीडियो में बने रहिए। बारी बारी से करके सुअरों के चेहरे आपको देखने को मिल जाएंगे। शाबाश। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किला से नक्सलवाद का जिक्र किया था, जिनमें से एक है दिमागी नक्सलवाद। बात तो सही है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना हो। मोदी जी के इसी बयान के बाद जितने भी दिमागी नक्सलवादी थे ना, अपने बिलों से बाहर निकलने लगे। पकड़ लिया साड़ू। सही पकड़े हैं। और खुलकर जस्टिफिकेशन देने लगे कि हाँ भाई, मैं ही तो हूँ दिमागी नक्सलवाद। और सबसे पहले जो अपने बिल से बाहर निकला था वो देसाई चच्चा हैं। इनको सबसे पहले तकलीफ हुई थी। आपको याद होगा, इस भाषण में प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, दिमागी नक्सल। उन्होंने कहा हमने नक्सलवाद को तो टक्कर दी है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी है और उनको हमें टक्कर देनी है और उनको चुनौती देना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं ये सवाल पूछूं, क्या मैं दिमागी नक्सल बनता हूं? क्या मैं आंदोलनजीवी बनता हूं? क्या मैं खान मार्केट गैंग बनता हूं? लेकिन गुलाम चाचा, हमारे मोदी जी ने तो लाल किले से किसी भी बंदे का नाम तो नहीं लिया था। तो आखिर चचा जान, आखिर तुझको ऐसा क्यों लग रहा कि मोदी जी ने तुझको ही बोला था? तू ही दिमागी नक्सल है, तू ही खान बाजार का सदस्य है, तू ही आंदोलनजीवी है। आखिर तुझको ऐसा क्यों लग रहा? वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा ही कुछ मामला प्रवेश वर्मा के बयान पर भी हुआ था, जब उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान एक बयान दिया था, गोली मारो देश के गद्दारों को। और इसी बयान को लेकर देश में जितने भी गद्दार थे वो सभी बिल्कुल तिलमिला उठे थे, छलमला उठे थे। प्रवेश वर्मा ने अपने बयान के दौरान किसी भी बंदे का नाम तो नहीं लिया था, वो तो देश के गद्दारों की बात कर रहे थे। और यहाँ पर हमारे मोदी जी दिमागी नक्सल की बात कर रहे थे। नाम तो किसी भी बंदे का वहां पर नहीं लिया गया था। तो आखिर इन पिल्लों को ऐसा क्यों लग रहा कि हम ही देश के गद्दार हैं और हम ही देश के दिमागी नक्सलवाद है? ये समस्या है, क्या बोलने का। हमको तो यहाँ पर बात जो है बिल्कुल भी समझ ना आ रहा। अब आप ही लोग बताइए कमेंट में। अभी बता है भाई, अभी बता है। अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जनजी जिसको बोला जाना है। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं। कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, मतलब जो इनका
सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते। अरे ना रे पप्पू भटूरा, असल में दिमागी नक्सलियों के खोपड़े में अब चोट लगी है और यही कारण है कि सभी के सभी बिल्कुल तिलमिला उठे हैं। हमारे मोदी जी ने तो किसी का भी नाम नहीं लिया था, लेकिन तुम सभी पिल्ले इसको अपने साथ जोड़ ले रहे। तुम सभी पिल्ले इस बयान को जबरदस्ती छात्रों के साथ जोड़ रहे। मोदी जी का बयान इस पप्पू भटूरे को शोभनीय नहीं बल्कि अशोभनीय लग रहा। लेकिन वो वाले बयान, वो वाले गाने जो चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान चल रहे थे, आवेद भैया का सरकार कट्टा सटा के ऐसा वैसा करेंगे, वो तो बिल्कुल शोभनीय था ना, ऑस्कर अवार्ड विनिंग वाला था ना। हमारे मोदी जी ने तो किसी का नाम तक भी नहीं लिया, लेकिन वहां पर सीधा पार्टी का नाम लेकर बोला जा रहा था, आने दो भटूरे का सत्ता, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हम आपको कुछ कहे हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक असली दिमागी नक्सलवाद जो है ना 15 अगस्त को दिल्ली के सागरपुर में देखा गया था। आइए मिलवाते हैं। झंडे को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, क्या झंडा बच्चा, छोटा बच्चा लड़का था ना एक, वो बेचारा ना झंडा, वो एक पाकिस्तान का, उसको पता नॉलेज है नहीं, बच्चा क्या करेगा, वो बना करके लिया है। वो छोट झंडा पूरा प्रॉपर पाकिस्तान का भी नहीं था, वो लहरा रहा था। ऊपर से हम ही लोग ने मना किया ये पाकिस्तान का झंडा, उनको जाके घर में रख दो। उस बच्चे ने जाके रख दिया। वो छोटी सी वीडियो बना ली उन्होंने, उसी चीज को लेकर के बड़ा बना। अरे नहीं रे नहीं मोहतरमा, इसको बिल्कुल भी बड़ा मत बनाना, बिल्कुल छोटी मोटी सी बात है। पाकिस्तान का झंडा लहरा देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अभी बच्चा जनता के बीच फटा थोड़ी है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? दोस्तों अब आप लोग सोचिए कि आखिर इन आसमानी किताब वालों के दिमाग में चलता क्या होगा, इनके घरों में आखिर क्या क्या प्लानिंग होती होगी। एक नॉर्मल से घर में पाकिस्तान का झंडा मिलना ही बहुत बड़ी बात है। एक नॉर्मल घर में पाकिस्तान का झंडा आखिर आया कैसे और लाया किसने? ये जो बच्चा है वो तो बाद में घर के बाहर जाकर लहराया फहराया होगा। ये फंस गया। लेकिन झंडा जो है तैयार किसने किया था और आखिर नीचे से डंडा डाला कौन? ऐसा लगता है कि बेचारी मोहतरमा को, मासूम मोहतरमा को कुछ भी ना पता, या फिर अपनों के साथ हुलाला हुलाला खेलने में व्यस्त रही होगी। भूल गई होगी बेचारी मासूम मोहतरमा, और इसी को बोलते हैं दिमागी नक्सलवाद। और ये जो दिमागी नक्सलवाद है ना, वो केवल पाकिस्तान प्रेम से ही संभव हो सकता है, क्योंकि असली वाले जो अब्बू है ना वो तो पाकिस्तान में ही बैठे हैं, और अब्बू जान के इशारे पर ही ये सारी बातें संभव हो सकती हैं। एक दिन ये बच्चा जो है ना जनता के बीच में जाकर फट जाएगा, तो भी मोहतरमा जो है ना यही बोलेगी कि बच्चा ही था, खेल खेल में जाकर फट गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चा ही तो था। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। खैर वो सब तो दिमागी नक्सलवाद थे, और ये हैं जयराम रमेश, दिमागी नक्सलवाद के साथ दिमाग से पैदल भी हैं। अपने मालिक के प्यार में, अपने मालिक के इजहार में, अपने मालिक के बचाव में कहीं पर भी कुछ भी भौंक देते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आइए दोस्तों पहले इस वाले वीडियो को दिखाते हैं। मुझे अपने घर जाना वंदे मातरम गीत के दौरान मातेश्री की हरकतों को देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि दिमाग से जो पैदल जयराम रमेश है वो बिल्कुल सरेआम खुलकर झूठ बोल रहा था। यहाँ पर मातेश्री ने कुर्सी वाली बात तो कोई की ही ना। दोस्तों जहाँ तक हमारी जानकारी है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम शायद भारत के पूरे इतिहास में सार्वजनिक रूप से कभी भी पूरा नहीं गाया गया। कांग्रेस के इस कार्यालय में जहां पर वंदे मातरम गाया जा रहा था, मातेश्री को बुरा लग गया। वंदे मातरम को बीच में ही रोकने का प्रयास करने लगी। आइए दिखाते हैं आपको पूरे सबूतों के साथ। सॉरी 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 सॉरी। आप तो प्रमाण थे,
ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का। तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। ये है कांग्रेस एंड सन्स पार्टी के एक नेता जो कि वहां पर मौजूद थे और ये लोगों को चिल्ला चिल्ला कर भौंक भौंक कर बता रहे हैं कि मातेश्री ने इसको रोकने का प्रयास किया था, लेकिन हम लोगों ने वंदे मातरम को पूरा गाया। हमें लगता है कि शायद इसका जो जमीर है ना थोड़ा मोड़ा जाग गया होगा, लेकिन मातेश्री अब इसका बैंड बजाएंगी क्योंकि इसने जो है ना बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो मातेश्री का अपमान कर दिया है। इसने भारत माता को, अपने देश को पहले रखा और मातेश्री को बाद में, जो कि पप्पू एंड कंपनी में होता इच्छना है। पप्पू एंड कंपनी उर्फ गैंडी परिवार में जो है ना पहला सम्मान परिवार का है, देश का मैटर तो बहुत बाद में आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यही कारण है कि कुछ स्टील वाले चमचे माते के सम्मान में अपने बिलों से निकलकर बाहर आ गए हैं। अच्छा बात नहीं है। वंदे मातरम जो उन्होंने किया है वो आगे जो जितना वंदे मातरम था, इसके दो पक्ष है। पहले जो दो छंद हैं वो देश की वंदे, हमारे जो भारत है उसके गुणगान के हैं, और बाद के अंदर लड़ाऊ और भड़काऊ है। इसलिए हम कांग्रेसियों की और कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि हम सबको साथ लेके चले, सबको सम्मान करें, सबको अवसर दें। इसलिए जो इनकी लड़ाने की, बिड़ाने की, फूट डालने की नीति का भाग है, उस भाग का हमने वाचन नहीं। ये वाला चमचा तो पूरी तरह से फट गया है, जो पूरा सच्चाई बता रहा, और जयराम रमेश का फटकर फलावर हो गया है। असल में यहाँ पर जो असली वाला मुद्दा है वंदे मातरम गीत को बीच में रोकने की, वो केवल ओवैसी एंड कंपनी को खुश करना था, क्योंकि ओवैसी एंड कंपनी जो है ना वो वंदे मातरम गीत को गाना नहीं चाहते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। जी ठीक है, हो रहा है। 10-12 गाली आ जाती है दिन की, that's all। 10-12 नहीं सर, रोजाना की गालियां। अच्छा, मैंने थ्रेड्स के बीच में से चीर देंगे, ठाकरे आएंगे नहीं फूल डालने के लिए, चीर देंगे। And all of a sudden, all of us have become anti-nationals। गालियां मम्मी को पड़ रही हैं, मुझे पड़ रही हैं। मम्मी को क्यों बुला रहे हो यार? मुझे तो 24 घंटे के लिए बंद करना पड़ा था कमेंट सेक्शन से। काफी नेगेटिव। मैंने हैवानियत देखी है उस दिन, जिस तरीके से मुझे उन लोगों ने गालियां दी है। अरे हमारे पप्पू मियाँ की तो गजब की मीटिंग बाजी चल रही, गालीबाजों को जस्टिफाई करने वाली मीटिंग। और यही होता है अपना असली वाला संस्कार। किसी ने खूब कहा है कि एक विदेशी माँ से जन्मा अपने देश के लिए कभी वफादार हो ही ना सकता। उसके दिमाग में केवल दिमागी नक्सलवाद ही भरा पड़ा रहेगा। वो केवल ऐसा ही कुछ सोचेगा कि कैसे भी कर को देश को बदनाम किया जाए, कैसे भी करके बेइज्जत किया जाए, देश के टुकड़े किए जाएं। उदाहरण तो आप देख ही सकते हैं, पार्टी के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो भी गजब लेवल के हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दरअसल आज जिन्हें मोदी जी ने दिमागी नक्सल कहा है, कुछ दिन पहले सूर्यकांत सीजेआई जी ने इन्हें कॉकरोच बोला था। विचार वही है, विचारधारा भी वही है, लेकिन शब्द अलग अलग है। उड़ता तीर जो है वहां पर भी ले लिया और उड़ता तीर ही यहाँ पर भी ले रही। मेरी मानो तो तुम सभी मिलकर एक पार्टी बनाओ, दिमागी नक्सल पार्टी। अरे माफ करना दोस्तों, वो तो पहले से ही बन चुकी है। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। कुछ शर्म आया है? लगता है कि हमारे मोदी जी को फिर से अलग बयान देना पड़ेगा, उनको गटर छाप बोलना पड़ेगा। वैसे तो आप मोदी जी सुअर भी बोल सकते हैं, थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा उन लोगों के लिए। जब कोई ऐसी पार्टी बनेगी तब ये सारे के सारे पिल्ले खोल कर बोलेंगे कि हाँ हम जो हैं असली वाले सुअर हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कभी किसी को गाली वाली ना देते हैं। हाँ, ये जो सारे पिल्ले हैं अपने अपने हिसाब से गाली गलौज खुद के लिए चुन लेते हैं और खुद की माँ बहनें कर लेते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।